नमस्कार, मैं निखिल को अपने चैनल में तमाम विद्यार्थियों तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा मिसाइल आप सभी के लिए लेकर आता हूं और आप सभी को प्रकाश का अपवर्तन का, प्रकाश का परावर्तन का यानी फिजिक्स के 2 चैप्टर्स का आप सभी को ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस किया है लगभग 6-7 वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र, या आप समझ सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन तथा मानव नेत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उस चैप्टर में हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव्स है उन सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे जो इस प्रकार है। और सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला जो सवाल कहता है वो कि आँख की रेटिना में कैमरे के किस भाग की तरह काम करता है। हमारा आँख का जो रेटिना होता है, जिस प्रकार कैमरे में फिल्म होता है, हमारी आँख की जो रेटिना होती है ठीक उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार कैमरे में फिल्म होता है। तो कैमरा में जो फिल्म होता है उसी प्रकार हमारा आँख काम करता है, किसी भी वस्तु को, पिक्चर को कैप्चर कर लेना, तस्वीर को एब्जॉर्ब कर लेना। दूसरा सवाल है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब नेत्र जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु का चित्र, जब किसी वस्तु का फोटो, जब किसी वस्तु का छाया जिस भाग पर बनता है, जिस भाग में दिखाई देता है, उस भाग को रेटिना कहते हैं या दृष्टिपटल कहते हैं। उस भाग को रेटिना कहते हैं या दृष्टिपटल कहते हैं। उस भाग को रेटिना कहते हैं या दृष्टिपटल कहते हैं। अगला सवाल है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। मैं आप सभी को बताया था कि मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह काम करता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। यानी हमारे आँख में, मानव नेत्र में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, छोटा होगा और उल्टा होगा। यानी हम जो भी किसी वस्तु को देखते हैं उसकी प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर, हमारे आँखों पर वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। लेकिन हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन जो है परितारिका तंत्र के द्वारा उन आवेगों को ग्रहण करता है और सूचनाओं के संवर्धन के बाद हम लोग यह निर्णय लेते हैं और उसको सीधा करके देखना शुरू करते हैं और उसको हम लोग सीधा करके समझते हैं। मैं इसका रीज़न भी बताया था कि कोई पागल आदमी ज़्यादा इसलिए हंसता है क्योंकि पास उसके दिमाग नहीं होता और रेटिना पर जो किसी वस्तु को देखता है वो हमेशा उसको उल्टा दिखाई देता है। एक ये भी रीज़न है उसको अधिक हंसने का। अगला सवाल है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र की निकट दूरी क्या होती है। देखिए, आपका स्वस्थ आदमी है, एक स्वस्थ मानव, एक स्वस्थ आदमी का किसी भी वस्तु को देखने के लिए निकट बिंदु, शॉर्टेस्ट पॉइंट ऑफ विजिबिलिटी, इससे अधिक, इससे कम कोई दूरी को नहीं देखा जा सकता। उस दूरी को कहते हैं, उसका जो लेंथ है वो होता है 25 सेंटीमीटर, या हिंदी में कहे तो स्वच्छ आँख की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब बात करें दूर बिंदु का, तो दूर बिंदु फिक्स नहीं होता, ये आप अनंत तक देख सकते हैं। जहाँ तक कोई वस्तु की कोई रुकावट ना हो आप अनंत तक देख सकते हैं। तो किसी भी आँख की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी या दूर बिंदु जो होता है वह कितने सेंटीमीटर का, याद रखिएगा, अनंत होता है। उसका कोई सेंटीमीटर, कोई मीटर नहीं है। कभी काल कोई आदमी मजाक में सवाल पूछता है कि एक आँख से 2 किलोमीटर दिखाई देता है तो 2 आँख से कै किलोमीटर दिखाई देता है। तो मैथ का लेकर डायरेक्ट बोलेगा 2 दूनी 4 किलोमीटर। ऐसा कुछ नहीं है, जितना एक आँख से दिखाई देता है उतना ही दूसरी आँख से दिखाई देगा। लेकिन फोकसांतर जो है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, मगर अगल बगल के चीज़ों का थोड़ा अनुभूति नहीं होगा। लेकिन दूर का बिंदु जब देखना है तो दोनों सेम दिखाई देता है। इस प्रकार स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत जो होता है, इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक जो प्रिज्म होता है वह 5 सतह से घिरा होता है। कैसे 5 सतह है मैं उसको बताता हूँ। प्रिज्म 2 ऊपर ट्रायंगल वे में इस तरह अरेंज होता है। 2 सतह ये होता है, 2 सतह दोनों साइड से
तो 4 सतह और 1 सतह पेंदी में होता है, इसलिए उसके सतह कितने होते हैं? 5 होते हैं। प्रिज्म के सतह कितने होते हैं बाबू? 5 होते हैं। इस तरह के सतह में प्रिज्म जो होता है वह घुमा होता है। अगला सवाल है, नेत्र की समंजन क्षमता खो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? आंख में किसी भौतिक कारण से या प्राकृतिक कारण से जो गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। आंख में किसी भौतिक कारण से या प्राकृतिक कारण से, भौतिक कारण बोले तो आप एक्सीडेंट कर जाते हो और बहुत सारी चीज होती है, तो आंख में भौतिक कारण या प्राकृतिक कारण से कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम किसी वस्तु को देखने में तकलीफ होती है या साफ ही नहीं दिखाई देता है। ऐसा अवस्था को दोष कहते हैं या दृष्टि दोष कहते हैं। फिजिक्स के अनुसार हमारे पास आई डिफेक्ट जो होता है, दृष्टि दोष जो होता है, वह 4 तरह का होता है। एक को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, एक को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, एक को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, एक को बोलते हैं अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जब किसी वस्तु को निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे, दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसे जो दोष होता है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हम सही बोल रहे हैं, थोड़ा भी गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति को निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे ही निकट दृष्टि दोष होता है। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, जब हम लोग बात करते हैं किसका, जब इसके जस्ट आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो आता है कौन, जिसका नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है, दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस के बने चश्मे का व्यवहार करते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। सवाल ध्यान से सुनिएगा। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जो बीमारी उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। दूरदृष्टि के दोष के उपचार करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? अभिसारी लेंस का। अगला सवाल है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है, तब उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। रेटिना के पीछे बन जाएगा, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। रेटिना पर बन जाएगा, कोई दृष्टि दोष नहीं होगा। अगला सवाल है, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है? जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर बैठेगा, चांद पर जाएगा, चांद पर जाने के बाद आकाश को देखेगा तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है? काला। जो नेत्र दूर की किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, जो नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, निकट का साफ साफ देख सकता है, उसे बीमारी हो गया है निकट दृष्टि दोष। अगला है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। जब हम किसी कोलाइडी कणों पर प्रकाश डालते हैं, उससे जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसे टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मैं पढ़ा चुका हूँ, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है जिस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। मस्तिष्क इसको सीधा करके देखता है। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होगा तो दूर के वस्तु को साफ साफ देखेगा, निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इसका आंसर होगा दूर की वस्तुओं को। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में कहते हैं वर्णपट। वर्णपट प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की आवश्यकता होती है। जब वर्णपट पर हम लोग प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो 7 रंग में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बै जा नी ह पी ना ला, बै जा नी ह पी ना ला। बै से बैगनी,
जा से जामनी, नी से नीला, जानी, ह से हरा, प से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो आपके ये 7 कलर है और ये सातों कलर जिस चीज़ पर प्राप्त करते हैं उसे वर्णपट कहते हैं। वर्णपट 2 तरीके होता है, एक शुद्ध वर्णपट, एक को बोलते हैं अशुद्ध वर्णपट। अगला सवाल है कि प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ऐसा प्रकाश जो तीव्र गति से चलता हो, ऐसा प्रकाश जिसकी रुकावट कम हो, ऐसा प्रकाश जो कहीं पे विजिबिलिटी ज़्यादा हो, ऐसे सेंस को हम लोग कहते हैं तरंग दैर्घ्य। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन कम होता है, बैंगनी का विचलन अधिक होता है। विचलन का मतलब होता है रुकावट। इसीलिए खतरे के संकेत में लाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल का विचलन कम और तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। दूर से हम इस लाइट को महसूस कर सकते हैं और खतरे से बच सकते हैं। इसीलिए डेंजर सिग्नल में खतरे के सिंबल में हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? खतरे के सिंबल में लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पे हैं तो नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और हाँ, एक बात, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे नए अपडेट्स आप सभी को मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही नए वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।